taking a good look at the match. समरी ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए फ़खर के 44 रन हमें ज़रूर नजर आते हैं और उसके बाद अफरीदी और खुशदिल की एक छोटी सी पार्टनरशिप। ऑन दी अदर हैंड तस्कीन के 3 खूबसूरत विकेट्स, मुस्तफीज 2 for 6 in 4 overs. What phenomenal bowling spell by Mustafiz and Tanzim with 1 of 20. बांग्लादेश की जानिब बढ़ते हैं तो ईमान की बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी, 56 नॉट आउट ऑन 39 डिलीवरीज, हिरडोय विद 36 एंड जेकर 50 नॉट आउट। मिर्जा अपने डेब्यू पे ही 2 विकेट लेते हुए नजर आए और अफरीदी 1 of 16. बांग्लादेश विनिंग बाय 7 wickets. Joining us, ladies and gentlemen, all the way from Texas, Houston, is the fastest ever bowler to step on this planet. He's Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai. How are you feeling today? Very good. Thank you very much. Thank you so much for taking our time and joining us. Wonderful to have you alongside us as well. And उसी के साथ साथ हमारे साथ PTV Sports इस्लामाबाद स्टूडियोज में ख़वातीन व हज़रात शामिल गुफ्तगू हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इन वॉइस ऑफ क्रिकेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, दी टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ही इज मिस्टर बाजिल खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिल भाई, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र। Thank you so वो much दूर for बैठे, मैं करीब ही बैठा हूँ आराम से। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here alongside him, ladies and gentlemen. We're very lucky that we've been joined by the only women cricketer जिनका ICC Hall of Fame में induct हुआ, ladies and gentlemen. She's Miss Sana Mir. Hello, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी कम अच्छी हूँ जो सुबह में थी। मेरे ख्याल है सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। हाउ डू यू सी बांग्लादेश अगेंस्ट पाकिस्तान इन बांग्लादेश? देखिए, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश की तरफ से ज़रा ज़्यादा तगड़ी फाइट नज़र आएगी और हमारे जो बैटर्स हैं, हम जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, एग्रेसिव बैटिंग की बात करते हैं, तो उनका एक टेस्ट था यहाँ पर कि इस पिच के ऊपर वो किस तरीके से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। तो स्टार्ट तो ठीक था, इवन 2 चांसेस हमें मिले पावर प्ले में, पर स्टार्ट आपको ठीक मिला, बट उसको उस तरह से कैरी नहीं हम फॉरवर्ड कर सके। ऑलमोस्ट 10 रन के हिसाब से शुरू में हमने खेला, बट ये नहीं समझा कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, कहीं पे गियर शिफ्टिंग होगी। वो गियर शिफ्टिंग नहीं नजर आई, जिसकी बात हम प्री मैच पे कर रहे थे कि हम देखेंगे कि गियर शिफ्टिंग होती है कि नहीं, वो नहीं नजर आई, जिसकी वजह से आपको बैटिंग कोलैप्स नजर आया मिडिल में और उसके बाद ऑब्वियसली पूरा मैच ही एक तरह से बांग्लादेश ने डोमिनेट किया। एग्जैक्टली इसी के साथ जरा हम भी गियर शिफ्ट करते हैं और जरा ओवरसीज चलते हैं शोएब भाई की जानिब। शोएब भाई, हाउ डू यू सी टुडेज डिफीट अगेंस्ट बांग्लादेश? I think when it comes to bowling, I think आपको नजर आएगा तस्कीन का और मुस्तफीजर का कि कितने क्लिनिकल बॉलिंग की उन्होंने। और एज आई सेड इट बिफोर मैनी टाइम्स ऑन टीवी के मैचेस जो जिताए जाते हैं वो फास्ट बॉलर जिताते हैं या स्पिनर्स, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट। हमें नजर आया कि तस्कीन और मुस्तफीजर तो ऑब्वियसली आपको पता है सीजनल कैंपेनर, तो somehow Pakistan is still stuck in the era where they cannot capitalize on a good start. So apart from Fakhr, there is no fight. Again, हमें कमी नजर आएगी यहाँ पे शाहीन की, नसीम की. I mean, again, the specialist bowler for T20 could have done the job for us, but total was way too low. लेकिन Bangladesh has done the clinical job here. Exactly. Thank you so much for saying that. Point well taken. Where Pakistan really needs to do well. वहीं पे मेरा ख्याल है मैं जरा की परफॉर्मर के हवाले से बाजिल भाई से बात करना चाहता हूँ। बाजिल भाई, सबसे पहले अगर हम विकेट के हवाले से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है जो एक खिलाड़ी बांग्लादेश की तरफ से स्टैंड आउट करता है, दैट्स परवेज हसन ईमान। व्हाट अ वंडरफुल नॉक बाय हिम एंड ही मेड श्योर दैट, और वो भी एक बड़ी डिफिकल्ट पिच के ऊपर। बिल्कुल, पिच टू पेस था, बॉल इतने आराम से बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो जो उसने जो बैटिंग की है, ये ऐसा पिच था जहाँ पे हवा में मारना ज़रा आसान था और ग्राउंड स्ट्रोक्स खेलना मुश्किल था। अगर आप ओवरऑल भी अगर देख लें, बांग्लादेश ने जितने भी बाउंड्रीज मारे, इसने 3 चौके मारे, 5 छक्के। जो हिद्रोय ने 2 छक्के 2 चौके, वो भी 1 चौका जो है थर्ड मैन की तरफ गया। तो उनको ये अंदाज़ा ज़रूर था कि यहाँ पे अगर मैं कन्वेंशनल ड्राइव मारूंगा या कन्वेंशनल कट पुल मारूंगा तो उसमें मुश्किल है। जो मुझे मिलनी है पूरी कोशिश ये है कि उठा के मारूं, क्योंकि थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा बाउंस था। तो अगर आप पूरी शॉट मारेंगे तो आप कामयाब रहेंगे, और उसने बिल्कुल वैसे ही किया है। जो भी उसने मारी हैं मोस्टली वो इन दी एयर शॉट्स मारी हैं और उसी में वो कामयाबी हुई है। सो ये कह देना कि हाँ जी बैटेड वेरी वेल, ये कह देना कि जी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं इन्वॉल्व था, टेक्निकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व था, बिकॉज दोनों ने इनकी जो पार्टनरशिप हुई हिद्रोय और इमोन की, उसमें आप देखें कि ज़्यादातर जो भी इन्होंने रन्स बनाए वो हवा में खेल के या उठा के मारने खेले हैं, विच वाज मतलब कंडीशंस के मुताबिक। वो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन उन कंडीशंस के मुताबिक वो शॉटें लो रिस्क थी बनिस्बत के अगर आप एक्चुअली जाके ड्राइव मारो या एक्चुअली
उसको रोलिंग खेलने की कोशिश करो, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें जो जिन्हें पुल मारा या ऐसे कोशिश की तो वो बल्ले पे उस तरह नहीं आई। तो फुल क्रेडिट, इसने 100 भी किया हुआ है T20 क्रिकेट में, बहुत डेंजरस प्लेयर है। लेकिन ये हाई क्वालिटी इनिंग्स थी क्योंकि इतना आसान नहीं था। एक ओवर में आपको याद हो एक छक्का मारा, उसके बाद 4 बार बीट हो गया, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पता है कि पिच ऐसी है। ठीक है, और जहाँ पे आपने पिच के हवाले से बात की, शुएब भाई मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान जो है वो असेस नहीं कर पाया कंडीशंस को राइटफुली फॉर देयर एडवांटेज? यार अपना देखा जाए तो यार अगेन इस टेक्निकल फॉर्मेट, अगर बैट्समैन टेक्निकली साउंड है तो वो फंस के भी खेलेगा, वो अपने स्ट्रोक मेकिंग भी करेगा, बट इट्स ऑल टैलेंट इज बैक्ड बाय द स्किल यार। आई मीन ईमान ने स्किल सेट दिखाया आपको। एट द सेम टाइम यू नो फखर आपको पता तेज खेलता है, ही टेक्स रिस्क, you know, he gets away with the, you know, lot of runs many times. But again, I think once you're a settled batsman with a good defense, and then you know यार कि मैंने इस पिच पे इतनी शॉट्स मार सकता हूँ, ये इतनी मुझे इजाज़त है, तो वो उन्होंने करके दिखाया यार। I mean like देखें ना, अगर यहीं पे कोई ऐसा बैट्समैन हमारी तरफ से अपार्ट फ्रॉम फखर कोई फंसा नहीं है, सो आई अंडरस्टैंड कि आप 110 पे अब क्या बात ज़्यादा लंबी चौड़ी करेंगे, कौन कितना अच्छा खेला, लेकिन again that you know Pakistan has to think a lot about you know के strengthening the core which is the middle order, जो आपको थोड़ा सा पार लेके जाए और रन बॉल खेले। और रन बॉल खेलना और या 5 एन ओवर खेलना या 6 एन ओवर खेलना इन T20, हम तो वो लैक कर रहे पिछले 10 साल से, ये तो आपको पता है। तो उसकी शॉर्ट कमिंग्स अभी तक भी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी तक आ रहे हैं। लेकिन अगेन आई थिंक पिच का जो जहाँ तक हिसाब है, पिच तो मुश्किल होगी, पिच तो दोनों के लिए मुश्किल थी, एक ने कैसे बॉलिंग की, एक कैसे बैटिंग की, तो उससे फर्क साफ जाहिर है कि यू नो कि दे हैड एन अपर हैंड ऑफ कोर्स विद द होम कंडीशन को पे खेलना भी तो पड़ता है। ये तो नहीं होम कंडीशन मिल गई तो वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो फिर भी जीत जाएंगे। दे प्लेड रियली रियली वेल। आई मीन दे डेमोन्स्ट्रेट के यार बैटिंग ऐसे T20 में की जाती है, और बॉलिंग व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग यू नो उनकी जो लीथल एस्पेक्ट था तस्कीन का और मुस्तफिजर का, यू नो उन्होंने करके दिखाया। सो आई थिंक पाकिस्तान हैड नो चांस to make a comeback right in the middle after Fakhr. It seemed so difficult. Exactly, and why Pakistan had no chance is something that we will be talking about. और ना सिर्फ ये, मेरा ख्याल है जब बीच में हम मैच के दौरान भी हमें ये बात कॉम्स बॉक्स से सुनने को मिली कि यार अगर हमने कैंप किया कराची में तो उसका क्या एडवांटेज हुआ, हम इसके ऊपर बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन। जो एक वाज़ेह सवाल बनता है वो ये ज़रूर बनता है कि क्या बांग्लादेश के बॉलर्स ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे बैटर्स को ट्रैप किया या हमारे बैटर्स की शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी? जी सना। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों कॉम्बिनेशन। आई थिंक उनको, मैंने ये बात पहले भी की थी कि इस पिच के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है बांग्लादेश का एज ए टीम भी और एज ए बॉलिंग यूनिट स्पेशली, वो बड़ा बैलेंस किस्म का कॉम्बिनेशन है। और ऑब्वियसली होम कंडीशंस पे वैसे भी उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अच्छा है, बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी अच्छा है। उनको एग्जैक्टली पता था कहाँ पर उन्होंने बॉल पिच करना, और लैक ऑफ पेस को हमारे बैटर्स जज नहीं कर सके। वही शॉट्स खेलते रहे जो कि उन्होंने बैटिंग पिचेस के ऊपर खेली, तो जब पेस बिहाइंड द बॉल नहीं थी तो फिर वो विकेट्स उनके गिरते गए। सबकी अगर आप शॉट्स देख लें तो इसी तरह नज़र आता है कि लैक ऑफ पेस ज़्यादातर जनरली नज़र आई है। अक्रॉस द लाइन खेल गए हसन नवाज, और पहले 1-2 उसके बाद जो है इनकी फील्डिंग बेहतर नज़र आई, कैचिंग भी बेहतर नज़र आई, रन आउट बेहतर नज़र आया पहले 2 ड्रॉप्स के बाद। और नवाज जो है वो अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली कम बैक कर रहे थे और बहुत ख़राब कॉलिंग वहाँ पर नज़र आई। एक और रन आउट यहाँ पर, ये बहुत क्रूशल रन आउट था, ये टर्निंग पॉइंट था आई थिंक गेम का, जहाँ पे फ़खर को इस तरीके से आउट किया गया और लितन दास बड़ी ज़बरदस्त थ्रो कलेक्ट की। बाज़ी भाई देखिए, इस जो सबसे इसमें सोचने वाली बात यह है कि 13 विकेट टोटल मैच में 13 विकेटें गिरी हैं, 13, और उनमें से ये रनआउट्स निकाल के ना 9 विकेटें जो हैं वो फास्ट बॉलर्स की हैं। तो जब इस किस्म का पिच होता है जहाँ पे आपको शायद अंदाज़ा नहीं था, हम भी यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि शायद स्पिनर्स आपको डोमिनेट करेंगे, और यही ख्याल था कि स्पिनर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। लेकिन आप देखें 3 तस्किन ने आउट किए, 1 तंजीम ने आउट किया है, 2 मुस्तफ़ीज़ जिसके 3 होने चाहिए, अगर वो रिव्यू लेते लेता उसके भी 3 हो जाते, और हमारी तरफ से भी सलमान मिर्ज़ा ने 2 और अब्बास अफरीदी ने 1। तो जब 2 पेस पिच है और
फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसी पिच पे आपको ये ज़रूर करना पड़ता है कि आपको अपने बॉलर्स पिक करने पड़ते हैं। जो 2 विकेटें मैं आपको निकालूंगी, हसन नवाज़ वाली विकेट, अभी मुस्तफ़िज़ बॉलिंग कर रहा है, उनका प्रीमियर बॉलर है, आपने मतलब तीसरा चौथा बॉल है, सिंगल नहीं हुआ तो आपने मार दी। आप वेट कर सकते थे थोड़ा। सलमान अली आगा भी, सलमान अली आगा ज़ाहिर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जब प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम से थोड़ा निकलने, ये नहीं इस तरह से नहीं निकल रहे पाकिस्तान कि यार थोड़ा वेट कर लूँ। पिच उसके मुताबिक नहीं था, अडेप्टेबिलिटी इस तरह कमी थी, क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि चलो अब आपने स्कोर बोर्ड देखा, आपने डॉट बॉल्स देखे कि यार 3 डॉट होगी, अब मारना ही मारना है। ये नहीं देखा कि पिच मुश्किल है, शायद स्पिनर्स पे मैं ज़्यादा रन्स बना सकता हूँ, और अगर आप जब जाके असेस करेंगे तो स्पिनर्स पे ही ज़्यादा मौके थे इनके पास। प्रॉब्लम फिर ये हो गया कि जब ये लोग आउट हो गए तो खुशदिल बैटिंग कर रहा है स्पिनर्स के सामने, खुशदिल को चाहिए फास्ट बॉलिंग, तो जब वो स्पिनर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि आप रन्स थोड़े से और ऐड कर सकते, वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो ये थोड़ी मतलब गेम सेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप बैटिंग ऐसी पिच पे थोड़ा प्लान करना पड़ता है। ये वो उस तरह का पिच नहीं था कि मैं हर बॉलर को ही शॉट मारूं। तो आप मेरे ख्याल अगले मैच में ये ज़रूर इस बारे में सोचेंगे कि जो टॉप ऑर्डर है, जो आपके लिए रन्स बना सकता था, वो अपने बॉलर्स पिक एंड चूज़ करे कि यार इस बॉलर को मैं अटैक कर सकता हूँ इस पिच पे। ज़ाहिर है आप अटैक हर बॉलर को कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस अगर ऐसी हों तो वो फिर आपको बॉलर पिक करना पड़ता है कि नहीं यार इन बॉलर्स पे मेरे ज़्यादा रन्स हो सकते हैं, इनको शायद उस तरह से मैं अटैक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली शुएब भाई, ये जब जहाँ पे हम बॉलिंग की बात करें, अब अगर हम प्रिसाइजली तस्कीन और मुस्तफीज के हवाले से बात करें, बड़े सीजन कंपेरियर फॉर बांग्लादेश। नॉट जस्ट दैट, हमने आज बहुत ज्यादा बैक ऑफ लेंथ हमने बॉलिंग देखी, हमने स्लोअर कटर्स बहुत ज्यादा देखे, जिसमें लगा कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दिक्कत हुई खेलते हुए। यार एज यूजुअल बांग्लादेशियों को तो पता है कि यार इन विकेटों पे बॉलिंग कैसे करनी है। यहाँ पे एक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल तो बल्ले पे आएगा नहीं। विद द मिक्स एंड मैच के साथ यार उन्होंने ऑब्वियसली बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करनी ही थी, कटर्स करने ही थे। अब वहां पे जहाँ पे हमारी टीम की एक सोच है यार कि हम मार के रन्स करेंगे, यहाँ पे फंस के रन्स करने थे, तो ऑब्वियसली उसी चक्कर में फंस गए। देन अगेन अब स्पिनर्स तो गोना प्ले क्रूशियल रोल यार। जब बल्ले पे बॉल फास्ट बॉलर का नहीं आ रहा तो स्पिनर का भी टर्न होएगा। तो आई थिंक ओवर एंड ऑल आई थिंक थोड़े फ्लॉज बैटिंग में पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे आपको अब 200 तो नहीं करना था, यहाँ पे आपको कम से कम 150 से पास पहुंचना था और फंस के पहुंचना था। और कहीं पे बाद में जब आपको स्टार्ट मिल गया था लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स, शायद पाकिस्तान थोड़ा अच्छा खेल के 150 कर सकता था और वो वुड हैव बीन विनिंग टोटल फॉर पाकिस्तान। यही टोटल्स नजर आएंगे आपको बांग्लादेश में। तो इसी तरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा एज अ बैट्समैन कि जहाँ पे एक आधा अच्छा आपको स्टार्ट मिल गया, यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप मिल गई, और छोटी छोटी पार्टनरशिप भी 30-40 पार्टनरशिप की ही जरूरत है, और मिडिल ऑर्डर में वो नजर नहीं आई। मुस्तफिजर का अगर ये आप देखें कि वो जानता है एग्जैक्टली, उसके यॉर्कर्स अच्छे हैं, उसका स्लो रन अच्छा है, मिक्स एंड मैच के साथ वो करता है। तस्कीन आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, फाइनली ही हैज अराइव्ड टू द स्टेज कि जहाँ पे ही स्टार्ट टेकिंग विकेट्स। बट अगेन दे रेड द सिचुएशन मच बेटर देन पाकिस्तानीज। एग्जैक्टली शुएब भाई, देखे एक हमने ना अभी जब हमने प्री मैच एनालिसिस पे प्रोग्राम किया तो हमने एक तज़किरा किया था कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस में अगर हम सबसे स्लोएस्ट की बात करते हैं तो ये स्लोएस्ट पिच है और स्लोएस्ट वेन्यू भी है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे जितने, हम अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं तो वो 130 स्कोर था, तो हमारे जितने भी लोग जो सोचने वाले हैं, जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्लानिंग की कमी है? उन्होंने खिलाड़ियों को बताया नहीं सही तरीके से, कम्युनिकेट नहीं किया गया कि यहाँ खेलने का अंदाज और तरीका क्या होना चाहिए। यार यहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो खेलते हैं लड़के काफ़ी, उनको ये पता है पिचेस कैसी होती हैं यहाँ पे, और प्लस पाकिस्तान हैज़ टूर्ड मेनी टाइम्स इन बांग्लादेश। और अगेन बच्चों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह, पिंडी की तरह या लाहौर की तरह बल्ले बॉल नहीं आएगा, और एक सर्टन एक रीजनेबल टोटल आप जहन में रख के चले, और उसी के साथ ही आप प्लान आउट करें कि यार हमने इस किस्म की बैटिंग करनी है। हमें अगर 3 या 4 रन ओवर मिल रहा है, 5 रन ओवर मिल रहा है, तो इसी पे इतफाक करके हम तकरीबन 130 या 140 या फॉर मैटर ऑफ फैक्ट 150 तक जा सकते हैं, और यही विनिंग रेसिपी है। और अगेन आई डोंट थिंक पाकिस्तानी बैट्समैन कुड अंडरस्टूड दैट, और जहाँ पे मुझे लैक ऑफ प्लानिंग नजर आई, वहाँ पे लैक ऑफ अप्रोच भी नजर आई व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। क्योंकि अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप में जाते, क्योंकि यहाँ पे बड़े शॉट्स लगने नहीं थे और वो उन्होंने मारने देने नहीं थे। बट नाउ यू नो कि बांग्लादेश एट होम इज फार बेटर साइड देन एनीबडी एल्स। दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, घर पे उन्होंने बड़ा मारा हुआ है।
So I think it's going to be another two tough matches is coming ahead. Or Pakistan should not expect an easy walkover against Bangladesh, because Bangladesh is very lethal when it comes to bowling on those sort of pitches, because उनके batsmen बड़े technically ठीक हैं और वो जानते हैं कैसे खेलना है. तो I think it's going to be a tough for Pakistan now. Exactly, it was already a tough day for Pakistan cricket today as well. और सनत शुएब भाई ने जो है ना वो तस्कीन के हवाले से काफ़ी बात की. उन्होंने कहा उसको वो स्टेज मिल गया है जिस स्टेज के ऊपर उसको परफॉर्म करना चाहिए, वो परफॉर्म कर भी रहे हैं. उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर भी है, गेट्स द रिजल्ट, गेट्स द जॉब डन फॉर देम. हाउ इम्पोर्टेंट तस्कीन इज फॉर देम एज अ बैकबोर्ड, और उसका क्या कितना इम्पैक्ट आज हमें फील भी हुआ और आने वाले मैचेस में होगा भी. देखिए, आपके स्पीयर हेड्स होते हैं बॉलिंग में, और जब वो अटैक कर रहे होते हैं और विकेट्स ले रहे होते हैं, स्पेशली विद द न्यू बॉल, पूरी टोन ही डिफरेंट हो जाती है. आप जो आपके टॉप बैटर्स हैं, साइम अगर खड़े रहते हैं 5 ओवर, वो टोटली मैच को डिफरेंट कर देते हैं. इसी तरीके से हम डेथ ओवर्स की बात करते हैं, वहाँ पर भी वो इतने ही इफेक्टिव नजर आए. उनको पता था कि मैंने स्लोअर वन कब करना है, उनको पता था मैंने बाउंसर कब करना है, मैंने किस बैटर को किस जगह पर खिलाना है. तो यही आपका जो प्रीमियर बॉलर होता है, वो आपको डिफरेंट फेजेस में आप चाहते हैं वो बॉलिंग कर सके. उसका नए बॉल के ऊपर चाहे राइट हैंडर हो लेफ्ट हैंडर हो, उसका कंट्रोल और लाइन लेंथ वैसी ही हो जैसे आप चाह रहे हैं, और उसके बाद बैक एंड के ऊपर वो आके विकेट्स ले सके. तो ये जो विकेट्स आखिर पे गिरी हैं 2, उससे भी कम से कम 15 से 20 रन शॉर्ट होते हैं. वरना यही फहीम एंड तक 20 ओवर तक चले जाते तो शायद हम 15 से 20 रन ऊपर कर सकते थे. तो यही मेन रोल होता है. और आई थिंक तस्कीन जब से इस टीम का हिस्सा बने हैं, एक फास्ट बॉलर्स के लिए इंस्पिरेशन भी आ चुके हैं, क्योंकि बड़ा अरसा बीच में फास्ट बॉलर्स आइडल ढूंढ रहा था बांग्लादेश, और आई थिंक तस्कीन ने बहुत सा उसको फिल किया. इंजरी का शिकार बीच में ऑन एंड ऑफ रहे हैं, पर जब भी खेलते हैं उनका इम्पैक्ट डेफिनेटली नजर आता है गेम. और वो आज भी देखने को मिला. दूसरी जाने मुस्तफीज के हवाले से अगर बात करते हैं तो बाजिब भाई अराउंड द ग्लोब वो लीग्स भी खेलते हैं, और वो इस किस्म की पिच मेरा ख्याल है इंतजार भी करते हुए कि यार ये मेरे लिए वो पिच है जिसके ऊपर मैं 100% ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे सकता हूं. और जितने कटर्स वो कराते हैं मेरा ख्याल है वो डिफिकल्टी बहुत क्रिएट करते हैं बैटर्स के लिए, और इफेक्टिव भी होते हैं. हम काफ़ी लोग बात करते हैं लेफ्ट आर्म जो सीमर होता है उसका बॉल अंदर की तरफ आए तो राइट हैंडर को प्रॉब्लम होती है. T20 क्रिकेट में अगर आपका बॉल पड़ के बाहर निकल जाए तो राइट हैंडर से बहुत दूर चला जाता है बॉल. इसी तरह जैसे हसन नवाज उसको मारना चाह रहे थे तो बॉल एंगल से दूर जा रहा था. और वो कटर जो है उसकी इतनी फ्लेक्सिबल रिस्ट है कि वो कटर जो है वो तेज़ कटर होता है, मतलब उसमें पेस की कितनी ज़्यादा कमी नहीं होती. तो जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा हो, जहाँ पे सरफेस थोड़ी सी इस किस्म की हो तो बहुत ही डिफिकल्ट. आपने देख ही लिया कि उसको रन्स तो हो ही नहीं रहते, बल्कि वो तो पूरी टीम उतारने लगा था. वो तो 4 में तो 6 रन हुए, लेकिन अगर वो रिव्यू ले लेता तो एक और शायद फिर अगला भी वो आउट कर जाता. तो वो बहुत ही डेंजरस था. तो पाकिस्तान विद इन द गेम, आप प्लानिंग तो बिफोर द गेम आप करते हो. सलमान अली आगा कह रहा है कि हम 20 रन ओवर पार करेंगे, बट जब आप कंडीशंस जब उस उतर जाते हो तो कंडीशंस असेस करना स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ही ज़रूरी और जल्दी असेस करनी होती है. तो वो अडेप्टेबिलिटी खेल के ही आती है, बट अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. आपने ठीक है अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बट 20 रन ओवर पार अगर आप मतलब ज़्यादा करने हैं, वो उसका भी एक तरीका है. अगर आप जो एवरेज रन स्कोर 120 है तो 20 रन कितना होगा, 140 150. तो वो भी आपने एक तरीके से करना है. तो वो थोड़ी सी जो हम सुबह को हमारे थोड़े डाउट्स थे तो वो वही शायद अब अगले मैच में बेहतर हो जाए, बट वो डाउट्स इसीलिए हैं कि आप कितना अडेप्टेबल हो. एग्जैक्टली, अडेप्टेबिलिटी इन क्वेश्चन फॉर पाकिस्तान. हमने ऑब्वियसली बांग्लादेश ने जो चीज़ें ठीक की उसके हवाले से ज़रूर बात की, वो पाकिस्तान कहाँ पर गलतियाँ करता रहा, और क्या आने वाले मैचेस में ये गलतियां पाकिस्तान के लिए दोबारा से इसी किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. विल स्पीक अबाउट इट ऑन द फ्लिप साइड. डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. गेम ऑन है. ख़वातीन साहब, वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ब्रेक पे जाने से पहले बांग्लादेश के पॉजिटिव्स पे बात की. अब जरा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर अस. उसमें अगर हम अपने टॉप ऑर्डर की बात करते हैं, जाहिर तौर पे स्ट्रोक प्लेयर्स है, हो सकता है पिच को नहीं बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, लेकिन एक खिलाड़ी जो बहुत ही उम्दा तरीके से लो और स्लो पिचेस को खेलता है, दैट इज सलमान अली आगा. सबसे पहली जो बात मैं करना चाहता हूँ ये कि क्या उनका एक नंबर बाजिद भाई फिक्स नहीं होना चाहिए. आज हमें वो चौथे नंबर पे नजर आए, इससे पहले पे वो 5वें पे भी नजर आए, 6ठे पे भी नजर आए. फ्लेक्सिबिलिटी T20 की डिमांड है फ्लेक्सिबिलिटी, इसीलिए तो लोग खुश हैं. चौथे 5वें वो अपने आप को रोटेट करते रहते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. इशू ये था कि स्लो एंड लो आज था नहीं, बॉल थोड़ा किक कर रहा था, टू पेस था, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही. इन्होंने जो 8-9 बॉलें खेली सारे फास्ट बॉलर्स पे ही खेली. तो कप्तानी लिटन दास को आप क्रेडिट ज़रूर दें कि जैसे ही वो आया उसने स्पिनर उसके सामने लगाए नहीं. बट
सिर्फ ये आप ये कह सकते हैं कि वो जो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ उसको राइड कर सकता था, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो अगर स्पिनर लगता है तो उसमें 15-20 वाला ओवर वो निकाल सकता था, तो शायद वो एग्जीक्यूशन उसकी गलत हुई। बट मुझे तो इसमें तो कोई T20 में सिर्फ ओपनर्स के नंबर फिक्स होते हैं, उसके बाद तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर कप्तान खुद फ्लेक्सिबल है तो फिर बाकी प्लेयर्स भी उसको देखा देखी फ्लेक्सिबल होते हैं। बट आज की बैटिंग से वो खुश नहीं होगा। होपफुली नेक्स्ट मैच में इससे बरक्स होगा। थोड़ा सा कंडीशंस ज़ाहिर है ये एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि फास्ट बॉलर्स इतनी इनरोड्स करेंगे, लेकिन कंडीशंस का थोड़ा सा इनको अंदाज़ा हो गया होगा। एग्जैक्टली जहाँ पे आपने फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से बात की, आपने कहा कि T20 में ऐसा ही होना चाहिए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हसन नवाज जो कि स्ट्रोक प्लेयर हैं हम उनको एक नंबर ऊपर भेज देते? हाँ बिल्कुल हो सकता, फ्लेक्सिबल कर देते या नीचे भेज देते? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उसने भी तो आके वही किया जो सलमान अली आगा ने किया। हो तो सकता था, मतलब उसमें हसन नवाज ऊपर आ जाता है, इवन मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज सकते थे। वो इशू नहीं है। इशू ये था कि वो टाइम निकालना था। आपको मुस्तफ़ीज़ जहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है या तंजीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो थोड़ा टाइम निकाल, ऐसे ये T20 ऐसी पिचेस पे बहुत ही रेयर होते हैं, तो आपका जो मोड होता है वो नॉर्मल पिचेस वाला ही सेटल्ड होता है। तो जब आप 3 डॉट बॉल्स खेल जाते हो तो आप उसी मोड में होते हैं, यार 3 डॉट बॉल्स मैं खेल गया हूँ। यही पाकिस्तानी की बैटिंग में यही हो रहा है कि 2-3 मैं डॉट बॉल खेल गया हूँ, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस थी, यहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते थे कि यार ये इन बॉलर्स को मैं इवन बैट आउट, आपने मुस्तफ़ीज़ को अगर बैट आउट भी कर जाते तो 6 से ज़्यादा रन बना लेते ना। एग्जैक्टली। लेकिन बैट आउट आपने किया नहीं, क्योंकि आपका सारा माइंडसेट जो है, ये मुश्किल होता है लेकिन आपका सारा माइंडसेट T20 में यही होता है कि यार 2 बॉल रुके, आप बाउंड्री की ज़रूरत है, जो चाहे जैसा मर्जी पिच हो, चाहे जो मर्जी कंडीशंस हो, बट उसको ट्रेन करना वही फिर बेहतर प्लेयर होता है। एग्जैक्टली। जहाँ पे अब हमने सलमान अली आगा के हवाले से बात की है, वहाँ पे मैं ज़रा, जहाँ पे हमने शुरू में आज दिन के आगाज़ में बात की थी न्यू बॉल बॉलिंग के हवाले से, शुएब भाई सलमान मिर्ज़ा तो आज अपने डेब्यू पे कलर में ज़रूर नज़र आए, लेकिन अदरवाइज अगर हम विद द न्यू बॉल बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग, उसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। Shoaib bhai, I think your mic is mute. You might have to unmute it. Thank you so much. Yeah, please go ahead. आप साथ नहीं लेके गए ना, इसलिए इम्पैक्ट साथ लेके जाते तो इम्पैक्ट नजर आता। तो नसीम और शाहीन को लेके जाते, हसन अली अगर अवेलेबल होते 3-4 दिनों के लिए तो भी आ सकते हैं। बट आई मीन अगेन गुड डेब्यू अगेन, दैट यू नो लेस एक्सपीरियंस के साथ बॉलिंग की गई, और बट इट लुक्ड गुड फॉर नाउ। बट यू नो अगेन पाकिस्तान will be struggling here because when it comes to pitches, यहाँ पे comes to experience, when it comes to skill set, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो definitely आपका सवाल ठीक है, यहाँ पे आपके पाकिस्तान की बॉलिंग की स्किल सेट जरा कम नजर आएगी। एग्जैक्टली। और शुएब भाई इसमें मैं फ़हीम अशरफ का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि फ़हीम अशरफ जो है वो बैक ऑफ लेंथ जो है वो बॉलिंग करते हैं, कटर्स भी कराते हैं, वो भी कुछ बहुत ज्यादा कलर में नहीं नजर आए। राणा साहब की बात कर रहे हैं जी? राणा साहब ठीक है ना यार। राणा looks alright यार when it comes to बॉलिंग की बात हो रही है, राणा साहब तो ठीक ही है। Campaigner, he's a seasoned campaigner. I think he should be performing right now, then and there, because he's been given a lot of chances for the last 6-7 years now. I think he's integral part. Is a good all-rounder, but again, you know, he's not able to deliver it. You know, जो थोड़ी सी sharpness of the fast bowler होती है ना, बैक ऑफ द लेंथ बॉल करना, कटर्स करना, मुस्तफिजर की देख लो ना, सारी बॉलिंग तो आपको नजर आ जाएगी कि हाउ डज ही डू दैट। सो आई एम श्योर दे एबल टू इंप्रूव इन नेक्स्ट मैच। एग्जैक्टली। अब मैं जरा ना पॉजिटिव के हवाले से भी बात करना चाहता हूँ। तो सना जो पाकिस्तान की जानिब से 2 पॉजिटिव नजर आए, उसमें सलमान मिर्जा के हवाले से तो शुएब भाई ने सर्टनली बात कर दी है। मैं जरा फखर के हवाले से भी आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ, जो एक पॉजिटिव हमें अपनी बैटिंग ऑर्डर में नजर आता है। देखिए शुरू में फ़खर ने चांस दो दिए हैं, तो पॉजिटिव पे बात करने से पहले उस रियलिटी को देखना पड़ेगा कि इस पिच के ऊपर हम लोग गए हैं ओवर एग्रेसिव। नो डाउट फ़खर ही ऐसे प्लेयर हैं जो मैच को टोटली डिफरेंट कर सकते हैं, और उन्होंने फिर जब उनको वो 2 चांसेस मिल गए, उसके बाद जो कदमों का इस्तेमाल है उनका बहुत ही ज़बरदस्त था, स्पेशली स्पिनर्स को बहुत अच्छा टारगेट किया, और फिर फास्ट बॉलर से भी गलतियाँ वो कराने में कामयाब होते हैं क्योंकि बहुत बिजी प्लेयर हैं और रेंज उनकी बहुत बड़ी है। जब आप रन्स की रेंज देखते हैं, ऑफ के बाहर भी खेल सकते हैं, पीछे हट के भी खेल सकते हैं, डाउन द विकेट आके, चाहे वो इनसाइड आउट हो या
सीधा डाउन द ग्राउंड हो, हर तरह की बैटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत शॉट इनसाइड आउट उनका मैक्सिमम की तरफ गया। तो फ़खर एक ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं जो कि ऑब्वियसली हर तरह की पिच के ऊपर रन करना जानते हैं, और जब ये रन करते हैं तो फिर पाकिस्तान की एक पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और यहीं पर जो सलमान अली आगा की बात हो रही थी, मैं एक बात ज़रूर इसमें बस ऐड कर दूंगी कि हम अक्सर टीम की सिलेक्शन की बात करते हैं। हम कहते हैं कि टीम को बिल्ड करने में ट्रांजिशन पीरियड बड़ा ज़रूरी होता है और आपकी राइट कॉल ऑफ सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है। जिस वक्त सलमान अली आगा आए 32 for 2 था, बिल्कुल ठीक आए वो, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं जो 2 गेयर्स में खेलना जानते हैं, तो उनका आना बिल्कुल ठीक था। पर जब वो आउट हुए जिस बॉल के ऊपर, उससे पहले ऑलमोस्ट 5 ओवर से कम में 40 रन पे था ऑलरेडी पाकिस्तान, जो 9 रन के स्ट्राइक रेट से आप जा रहे हैं, रन रेट से आप जा रहे हैं, और आपको पता है इस पिच के ऊपर 180 170 नहीं बनता। तो ये जब सिलेक्शन आप ऐसी करते हैं कि जब आपने 2 इतने बड़े नाम बाहर रखे हुए हैं, उसका भी प्रेशर होता है प्लेयर्स को। अब वो एक प्रूफ करना चाह रहे हैं मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट की तरीके से खेलने को। सो आई होप कि अब टीम जो है वो उसके उस माइंडसेट से निकले और वो देखे जो हमारे पिच जो कहना चाह रही है उस तरीके से खेले। बट जब आप इस तरह की सिलेक्शन करते हैं तो टीम के ऊपर भी उसका प्रेशर आता है, जिसकी बात बहुत कम की जाती है। एग्जैक्टली। और जहाँ आपने तरीके के हवाले से बात की है, तो बाजिद भाई तरीका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हालांकि आपके मुताबिक जो पिच है वो सिर्फ स्लो एंड लो नहीं थी, 2 पेस थी। इस पिच के ऊपर क्या हॉरिजॉन्टल बल्ले के साथ खेला जाए या बॉल को आने का इंतजार किया जाए? सवाल कहाँ से आया? यार आप सवाल का जवाब दिया करें यार। इट्स द टीम व्हिच मेक्स द ड्रीम वर्क। देखिए इस पिच पे आप टाइमिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। आप ये देखें, जो जोर से शॉट खेल रहा है या जो पूरी शॉट खेल रहा है वही कामयाब रहा है। जिसने टाइम करने की कोशिश की है, जिसने ऑन दी आप ड्राइव मारने की कोशिश की है या कट पुल उस तरह मारने की कोशिश की है, उसके लिए मुश्किल हुआ है। फ़खर भी ज़ोर से हिट मारता है, तो जो वो अनकन्वेंशनल हिटें मारता है, तो इस पिच पे जहाँ पे थोड़ा सा बॉल फंस भी रहा है और स्लो आ रहा है और कई दफ़ा किक भी कर रहा है, तो वो कामयाब रहते हैं। कन्वेंशनल प्लेयर इस पिच पे तेज़ रन्स करना सर्वाइव शायद कर जाए, लेकिन तेज़ रन्स करना उस तरह से ज़रा मुश्किल है। इमॉन ने भी, जैसे पहले मैंने बात की, कि उसने भी रिलाई किया कि मैं ऊंची हिटें मारूं, जो बॉल मुझे मिलेगा या जो मुझे नज़र आया उस पर मैंने पूरी मतलब उठा के मारनी है। ये नहीं करना कि एक्चुअली टाइम करने की कोशिश करूं। तो शायद ऐसी मुश्किल पिच पे वही, मतलब फ़खर की मिसाल ले लें, इवन हिद्रोए और इमॉन तीनों की मिसालें ले लें आप, तो उन्होंने इसी तरह किया है। जो इवन अब्बास अफरीदी ने किया है, उसने 3 छक्के ही मारे, लेकिन उसने भी पूरी हिटें मारी हैं। ये नहीं किया कि यार मैं इसको ऊपर से चिप कर दूं या ऐसे ड्राइव मार लूं। वो इस पिच पे मुश्किल काम। Exactly. हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, वापस आएंगे। So we'll give you a little recap of what actually happened for Pakistan and Bangladesh today. We'll certainly give you updates about the next game as well. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on it. All right, ladies and gentlemen, for a little recap for all of our viewers who just might probably have tuned in as well. Pakistan, unfortunately lost today's game. Bangladesh winning by 7 wickets. Fakhar with 44 of 34, but of no use. On the other hand, Taskin with 3 of 22. Mustafiz with 2 for 6. I think these were the key top performers, and Tanzeem. On the other hand, Iman with 56 not out and Jacob 15 not out as well. Bangladesh winning by 7 wickets. Wasn't really a good game for Pakistan. We were not able to post a good total, and that's what it is, and that's exactly what the people over here in the studios have to say. But moving on, I think what we need to speak about over here is that what can we do better in the next ousting, Wazid bhai, Pakistan versus Bangladesh? देखिए, एक तो जो होम टीम होती है ना, उसको अंदाज़ा होता है कंडीशंस का। तो होम टीम खेली है 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर से, तो शायद आप खेले हैं दो कर लें, 2 स्पेशलिस्ट और 1 ऑलराउंडर। हालांकि वो दूसरा भी ऑलराउंडर है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर की ज़रूरत और है इस किस्म की पिचेस पे। प्लस अब जब ये जाएंगे तो ज़ाहिर है माइक हेसन वगैरह है वो डिस्कस करेंगे कि ऐसी पिच पे आपके बेस्ट ऑप्शन क्या है रन्स बनाने का, किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ ज़्यादा चांस है रन्स बनाने का। आई थिंक अगर ऐसी पिच दोबारा इनको मिली तो वो, उसमें स्ट्राइक रोटेशन की बात हो रही है, ऐसी पिच पे स्ट्राइक रोटेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉल फंस रहा है, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, तो आपकी डॉट बॉल परसेंटेज ज़्यादा होगी। बट उसको कवर करने के लिए जो बाउंड्री परसेंटेज है वो आपने ये टारगेट करना है कि कौन से बॉलर्स मेरे लिए या इस पिच के मुताबिक कौन से बॉलर्स को मैं बाउंड्रीज और बड़े ओवर्स बना सकता हूँ। तो वो ये 2 चीज़ें मेरे टेक अवे से, तो ये 2 चीज़ें हैं जो इनको सोचनी पड़ेंगी। आई थिंक जो 3 फास्ट बॉलर्स वाला है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपने देखा कि नया बॉल साइम अयूब ने किया, ठीक है 1 ओवर उसने कर दिया, बट उसके बाद आपके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थी। और वहाँ पे
इसके बरक्स बांग्लादेश के पास जो 3 फास्ट बॉलर्स थे वो तीनों स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो अगला अगर पिच ऐसा ही है तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली और जहाँ हम कॉम्बिनेशन की बात करें, शुएब भाई मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर हम कॉम्बिनेशन के हवाले से बात करें, जैसे अभी बाजिद भाई ने तस्करा किया है, तो इसी ग्राउंड पे मैच भी है, आपको लगता है कि हमें तब्दीली करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम बाहर बेंच पे देखते हैं, सुफियान है, अहमद दानियाल है, हुसैन तलत है, ये भी बाहर बेंच पर मौजूद है। या आपको लगता है कि सिर्फ हमें स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है विद द सेम प्लेइंग 11 वी प्ले टुडे फॉर द नेक्स्ट मैच? आई डोंट थिंक सो कि आप इतनी ज़्यादा चेंजेस करेंगे, लेकिन आई थिंक आपको खेलना चाहिए जिस तरह बांग्लादेश खेला है, वैसे आपको थोड़ी सी कॉपी करनी पड़ेगी तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस सीरीज। अगर आप ये सोच के बैटिंग करें कि यार हमने 150 तक पहुंचने की कोशिश करना और उसके बाद हम अपनी बॉलिंग से विल ट्राई टू गेट द जॉब डन, सो विल मेक श्योर दैट यू नो कि वी गेट अराउंड अबाउट 140-150 रन्स। एग्जैक्टली, यानी आपके मुताबिक हमें जो है वो अच्छे ग्रैंड टोटल एक सेटअप करना चाहिए और उसके बाद ज्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं है। Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Have a wonderful time while you are there. Sana, coming back to you now, planning के हवाले से अगर हम बात करें, do you think that we need to strategize better now? आई थिंक बाजिद भाई ने अच्छा कवर किया है विद बॉलिंग कॉम्बिनेशन। हमें उसको देखना पड़ेगा, हमारी वैसे भी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है और बैटिंग में डेफिनेटली आपको स्ट्रैटेजी को देखना पड़ेगा। ठीक है, सलमान आए सही नंबर पर थे, पर उनका तरीका डिफरेंट होना पड़ेगा। अगर स्टार्ट मिल चुका है ऑलरेडी आपको पावर प्ले में, तो उसको उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सीरीज़ में होगा विकेट कीपर का भी एक रोल। आज भी 2 कैचेस मिस हुए, जहाँ पे हम बात करते हैं चांसेस की, तो बहुत ही सिंपल, एक स्पिनर पे थोड़ा सा चांस, हल्का सा हम कह सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर फास्ट बॉलर पे जो चांस निकला वो बहुत आसान था। और आपको नहीं पता होता लो स्कोरिंग मैचेस में 1-2 जो विकेट्स होती हैं वो कितना बड़ा डिफरेंस लेके आ सकती हैं। तो विकेट कीपिंग भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक रोल है, जो कि पाकिस्तान को थोड़ा सा हारिस को उसके ऊपर और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शायद जल्दी उठ रहे थे या जो भी वजह थी कि वहाँ से भी नुकसान आज काफ़ी हुआ है पाकिस्तान। लेकिन एक पॉजिटिव इसमें यह है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में सना जैसे हर रोज़ वायरल होती हैं, वायरल हुई थी, वो जो 2 प्लेयर्स थे ना, वो बीपीएल खेल के आए थे। अब वो 2 प्लेयर्स बीपीएल की परफॉर्मेंस उसकी अब वो बांग्लादेश में ही खेल रहे, तो ये पॉजिटिव है। एक ही और सही फॉर्मेट भी खेल रहे हैं। एक ही मेरा ख्याल है खिलाड़ी जो इस टाइम खेल रहे हैं टीम में, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेले हैं, बाकी सब तो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पाए। लेकिन बाजिद भाई, जहां आपने कॉम्बिनेशन की अभी बात की है, जो राइटफुल कॉम्बिनेशन की आप बॉलर के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्टर के या कोच के बूट्स में होते तो आप किस बॉलर को खिलाते? अब एक तो अगले मैच में एक तो मेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, मजे कर रहा था मैं, आपको लिफ्ट ही ना कराता, हमारे फोन ही ना उठाते। ये तो एक बात है। अब दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन है क्या? अहमद दानियाल ही बाहर बैठा है, तो बस और तो ऑप्शन है ही नहीं, तो उसी को खेलना पड़ेगा। सुफियान को नहीं खिलाते आप? सुफियान को किसकी जगह खिलाए? अगर आपने अब यही तो आप सिलेक्टर बनते तो क्या तो यही है ना। मैंने आपको बताया पिछले, आपने सीरीज से पहले मेरे से पूछा था, मेरे ख्याल से एक आपने ये बताया कि सुफियान की जगह नहीं बनती। अगर आपने वो ऑलराउंडर फिट किए हैं तो सुफियान की जगह नहीं बन रही, तो अहमद दानियाल का खेलना ज़रूरी है। आप फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करते हैं, या देखिए बैटिंग आपकी 9 तक बैटिंग है, इससे ज़्यादा अब उनकी थियरी यही है, लेकिन 9 पे बैट्समैन जाना मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं एक बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर ऐड करना, तो अहमद दानियाल का बनता है खेलना, क्योंकि वो आपको आपके सामने है, जिस तरह बांग्लादेश ने अपनी टीम सेलेक्ट की। अच्छा, और जहां आपने ये बात की कि यार अब हम किसको बिठाएंगे और किसको खिलाएंगे, मैं अगर स्क्वाड की जो पूरी कॉम्पोजिशन है सना, उसके हवाले से बात करूं तो पता नहीं, अब मिसफिट शायद सही लफ्ज़ है या नहीं है, बट हुसैन तलत की जगह हो सकता है कि हम किसी एक फुल टाइम प्रीमियर स्पेशलिस्ट बॉलर को लेकर जाते। बिल्कुल हो सकता है, और बेहतर ऑलराउंडर्स का भी ऑप्शन आपके पास T20 फॉर्मेट में मौजूद था। ये हम पहले भी बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। मे बी 50 ओवर या लॉन्गर फॉर्मेट में हम फिर भी उनकी रोल थोड़ा और देख पाते, बट T20 में कोई बहुत ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग्स उनकी नहीं हमने परफॉर्मेंसेस देखी, सिवाय एक आध मैच के, कि जहाँ पर हम कह सकें कि हाँ आप T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको लाजमी कंसिडर करेंगे। और मतलब ये एक डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क ज़रूर है आपकी ओवरऑल सिलेक्शन पे। और उनके पास इन फॉर्म बॉलर इस वक्त ऑफ स्पिनर्स हैं, मेहदी हसन भी हैं और बाकी भी हैं, और हमारे पास 2 ऊपर से लेफ्ट हैंडर बैटर्स भी हैं एज एन ओपनर। तो ये भी एक जो है स्ट्रैटेजी पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी पाकिस्तान की
इस फॉर्मेट में। एग्जैक्टली और इसी को कंटिन्यू भी करता हूँ जहाँ मैंने स्क्वाड की कॉम्पोजिशन के हवाले से बात की है। रिसेंट टाइम्स में क्वेटा ग्लैडिएटर से पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खुर्रम शहजाद जो है वो बहुत उम्दा बॉलिंग करते रहे हैं, और उसके बाद PSL के हवाले सॉरी बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर जो उसके अंदर जो बात करने वाली जैसे शुएब भाई उनको कहते भी कि यार ये डेल स्टेन है, तो क्या आपको लगता है कि खुर्रम शहजाद का स्क्वाड में होना हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, जो अब आप कह रहे हैं कि यार अहमद दानियाल के अलावा हम किसी को नहीं खिला सकते, स्कीम ऑफ थिंग्स में आ सकते हैं T20 में? देखें आ तो सकते हैं, लेकिन आपने आइडेंटिफाई भी तो करने हैं, क्योंकि अब 40 बंदे तो नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते ना फॉर द वर्ल्ड कप। तो आपने जो हुसैन तलत की जगह बात हो रही है जो कनेक्ट कर रहे हैं, हुसैन तलत भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया ना कि ये हमें आगे जाके या हमें इसको साथ लेके चलना है। तो आप स्क्वाड की तो हमने ये पहले भी बात की थी कि बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, फास्ट बॉलिंग, ये हमने मैच से पहले भी बात की कि जो आपके सलमान मिर्ज़ा जो खेल रहा है वो उसके साथ कोई फास्ट बॉलर नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है। और ऐसी पिच पे तो कोई भी एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर इस तरफ जगह पे बॉल करनी थी तो वो काफ़ी मुश्किल। खुर्रम शहजाद का खुद का बयान है कि आई वांट टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। बट जब जैसे ही ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें आप सबसे पहले जो अभी भी आप स्क्वाड को देखें तो सबसे पहले फास्ट बॉलिंग पे ही नज़र जाती है, और फास्ट बॉलिंग में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल चुका है। ये बहुत ही यंग फास्ट बॉलिंग है, तो इसमें ठीक है आपने चांस लिया, बट जब चांस लोगे तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेंगी। क्योंकि एक तो सीनियर बॉलर्स आपके नहीं है, दो आपके डेब्यू कर रहे हैं, आपके पास खुर्रम शहजाद का ऑप्शन है, आपके पास आकिफ जावेद का ऑप्शन था, आपके पास बहुत ऑप्शन थे जिन्होंने एटलीस्ट कुछ क्रिकेट खेली हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जब चेंजेस करने जाते हैं तो फिर एक साथ ही बहुत चेंजेस करते हैं, काफी सारी तब्दीली कर देते हैं। But thank you so much for your candid analysis. It was wonderful to be in conversation with you. Thank you so much, Basil bhai. Thank you so much, Madam Sana, for being with us, and for everybody who's out there. Ladies and gentlemen, just to remind you, this was the first T20 International, and the second T20 International, ladies and gentlemen, will be at the same venue, obviously, for Pakistan. It might be a little challenging as of now, but the time which you see on the screen is the local time, so it's going to be 5 PM. लेकिन हम आपके लिए 4 बजे इंशाल्लाह खातिर खिदमत होंगे और कोशिश करेंगे कि इसी किस्म का कैंडिड एनालिसिस जो है वो आपके सामने पेश करें। For everybody who's out there, ladies and gentlemen, until next time, look after yourselves, keep on watching PTV Sports and TapMat. Allah Hafiz, game on it.